सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में 3 टॉपिक में डिस्कस करूंगा। पहला है गिलगित बाल्टिस्तान में बांध निर्माण। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम डिस्कस करेंगे नेपाल और बांग्लादेश का जो पाम ऑयल का लाइसेंस था इंडिया को निर्यात करने के लिए, उसको कैंसिल कर दिया गया, इसको डिस्कस करेंगे। वहीं जो तीसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे एडीबी की रिपोर्ट पर। आइए इन्हीं तीनों खबरों को हम विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एक मैप देखिए। यह मैप वो दिखा रहा है कि जो हमारे इंडिया का एरिया है इस पर पाकिस्तान ने एक तरफ कब्जा कर रखा है, दूसरी तरफ से चीन ने कब्जा कर रखा है। इसका बैकग्राउंड मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। जो एक ग्रीन कलर का क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, अर्थात भारत का वह क्षेत्र जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो कहीं ना कहीं जब कब्जा कर रखा है इसका मतलब क्या है, वह हमारा एरिया है और जो है कि उस पर गलत तरीके से पाकिस्तान का कब्जा है। जब पाकिस्तान का गलत तरीके से कब्जा है तो उसमें किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति हम उसमें नहीं दे सकते। अब देखिए, यही जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो क्षेत्र है इसी का जो उत्तरी हिस्सा है उसको हम गिलगित बाल्टिस्तान के नाम से जानते हैं। इसी गिलगित बाल्टिस्तान से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है सिंधु नदी, और इसी सिंधु नदी पर क्या किया जा रहा है, बांध का निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में क्या हुआ है, चीन और पाकिस्तान की सरकार के द्वारा खैबर पख्तूनवा एक क्षेत्र है और खैबर पख्तूनवा के कोहिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान के डायमर जिला, जो गिलगित बाल्टिस्तान है उसमें एक क्षेत्र है डायमर जिला, उससे होकर उसके बीच से एक जो नदी गुजरती है हमारी सिंधु नदी, उस पर डायमर भाषा बांध का जो है कि बनाने का एक प्रोजेक्ट था, उसी पर हस्ताक्षर हुआ है पाकिस्तान और चीन का। कुल मिलाकर सिंधु नदी जो यह गिलगित बाल्टिस्तान के जो डायमर क्षेत्र से होकर गुजरती है, वो जो कि इनका लंबे समय से यह प्रोजेक्ट चला आ रहा था, इसी प्रोजेक्ट पर अब क्या किया गया है, पाकिस्तान और चीन के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। और ये जो प्रोजेक्ट है ऐसा नहीं है कुछ नया प्रोजेक्ट है, इस बांध का निर्माण जो है कि करने के लिए वो प्रयास बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। इसका जो प्रारंभ अगर हम देखें तो 1980 के दशक से ही इसके निर्माण की बात चल रही थी, लेकिन प्रोजेक्ट के रूप में कि अर्थात हाँ यह हमारा ऐसा प्रोजेक्ट होगा, हम ऐसा कुछ बांध बनाएंगे, यह इंट्रोड्यूस किया जाता है 1998 में, अर्थात 1998 में। लेकिन जब इसको प्रोजेक्ट किया गया, इस प्रोजेक्ट को सामने लाया गया, तो बार बार इस पर क्या किया, भारत ने अपना विरोध आपत्ति दर्ज की। उसके बाद क्या हुआ, 2010 में इस बांध को निर्मित करने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने एक सरकारी रूप में, ऑफिशियल रूप में क्या किया, इसको अनुमति दी और जो है कि देशों से और संस्थाओं से सहयोग मांगा कि आप हमको पैसा देकर, फंड देकर आप हमें इस बांध को बनाने में सहयोग दे सकते हैं। लेकिन उस समय सभी संस्थाओं ने कहा कि हम आपको पैसा दे देंगे, लेकिन चूंकि गिलगित बाल्टिस्तान यह पाकिस्तान और इंडिया के बीच में विवादित क्षेत्र है, पहले आप क्या करिए, इंडिया से लिखवा के लाइए कि उसको कोई दिक्कत नहीं है। स्वाभाविक है, इंडिया ऐसा लिख के देने वाला नहीं था। उसके वजह से क्या हुआ, 2010 में इन्होंने जो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का विचार रखा था वह कैंसिल हो गया। लेकिन पाकिस्तान है कि वह मानेगा नहीं। वर्ष 2018 में इस प्रोजेक्ट पर चीन की नजर पड़ी, और चीन की नजर इस वजह से पड़ी क्योंकि आपको पता है वहां से पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी गिलगित बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र से ही तो क्या करता है, जाता है। तो अब क्या है कि चीन की नजर 2018 में इस प्रोजेक्ट पर पड़ी और उसने कहा कि हम आपको वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे और साथ ही साथ कहा कि आपको जो भी तकनीकी चाहिए होगा वो भी हम देंगे। लेकिन अब पाकिस्तान का जो भी कारण रहा हो, जो भी मन रहा हो, उस समय पाकिस्तान ने इसको मना कर दिया। लेकिन अब पाकिस्तान क्या हुआ है, इस प्रोजेक्ट पर इस सहमत हो गया है और पाकिस्तान चीन ने मिलकर अब इस पर हस्ताक्षर कर लिया है। हस्ताक्षर करने का मतलब है कि अगर भारत ने अपना विरोध प्रदर्शन नहीं किया और साथ ही साथ कोई बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक चाल नहीं चला तो इस पर क्या होगा, निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। हस्ताक्षर करने का मतलब यह है। अब इस हस्ताक्षर के द्वारा क्या किया गया है, इसमें कहा गया है कि एक मुख्य बांध बनाया जाएगा और साथ ही साथ 4500 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा
और साथ ही साथ बड़े बांध के साथ, मुख्य बांध के साथ कुछ छोटे छोटे और जो है कि इसमें प्रोजेक्ट शामिल किए जाएंगे। उद्देश्य क्या है, यह जो दिखा रहे हैं कि इनको बहुत बड़ी मात्रा में जल विद्युत परियोजना प्राप्त होगी, अर्थात इनको ग्रीन एनर्जी प्राप्त हो पाएगी। यह जो बांध के लिए इन्होंने हस्ताक्षर किया है, इसकी जो ऊंचाई है वो 272 मीटर है। और बांध के निर्माण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पहले क्या करेंगे, 21 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएंगे और उसके द्वारा इस बांध को निर्मित करेंगे। और बांध जब निर्मित हो जाएगा तो इसकी जो उत्पादन क्षमता होगी जल विद्युत की, वह लगभग 4500 मेगावाट की होगी। अब पाकिस्तान रिपोर्ट्स के अनुसार अगर देखें तो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वह लगभग 81 लाख, ध्यान दीजिए 81 लाख एकड़ फीट लगभग इसका जो है कि स्टोरेज कैपेसिटी है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी मात्रा में यह क्या करेंगे, जल को रोकेंगे। और जल को रोककर, जैसा कि आपको पता है हाइड्रो प्रोजेक्ट में क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा जलाशय बनाया जाता है, जलाशय में पानी को स्टोर किया जाता है, फिर उस पानी को टरबाइन पर एक साथ गिराया जाता है जिससे टरबाइन घूमता है और बिजली जनरेट होती है। तो कुल मिलाकर इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा है। पानी का निकास के लिए 14 गेट बनाए जाएंगे। चूंकि इसकी ऊंचाई ज्यादा है, इस वजह से इसमें उन सभी तकनीकों को शामिल किया गया है जिसके वजह से इस बांध को कोई नुकसान ना हो। साथ ही साथ अवसाद, चूंकि जब भी नदियां अब प्रवाहित होती हैं तो वो पर्वतीय क्षेत्रों से आती हैं, तो अपने साथ कई प्रकार के पदार्थ लेके आती हैं और उन पदार्थों को ही हम अवसाद बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं। तो जो क्या होता है कि कभी जब बांध बनाया जाता है तो वो बहुत जल्दी छिछला हो जाता है, क्योंकि सेडिमेंटेशन क्या हो जाता है, उसमें ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि सेडिमेंटेशन जो है कि ना हो और उसको किया जाए। आप कह रहे होंगे मैं इसकी विशेषता क्यों बता रहा हूँ, विशेषता इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चीन और पाकिस्तान ने इस पर काफी काम करके फिर इस प्रोजेक्ट पर जो है कि हस्ताक्षर किया। अब इसके तहत और क्या किया जाएगा, इस पानी को निकालने के लिए 14 गेट इसमें लगाए जाएंगे जैसा कि मैंने बताया, और अवसाद निकालने की अलग व्यवस्था होगी। इसका मतलब ये लंबे समय तक ये जो है कि बांध क्या करेगा, वर्क कर पड़ेगा। और इसी के साथ इसमें 2 डाइवर्जन सिस्टम में 2 टनल का मतलब होता है सुरंग, अर्थात मान लीजिए पानी एक जगह ज्यादा हो गया तो उसको कैसे डाइवर्ट करके बांध को टूटने से रोका जा सकता है। इसमें क्या होगा, 2 टनल डाइवर्जन सिस्टम के लिए लगाए जाएंगे और इसमें एक नहर भी बनाई जाएगी। इनकी जो लंबाई होगी लगभग 1-1 किलोमीटर होगी। तो कहीं ना कहीं भारत का वह एरिया जो कि पाकिस्तान ने उसको ऑक्यूपाई कर रखा है, उसका बहुत बड़ा क्षेत्र जल जनित होने वाला है। साथ ही साथ इसकी जो लोकेशन देखिए वह कहां पे है, आपके हिमालय के पास वाले क्षेत्रों में। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यह उस ऊंचाई पर जब इतना बड़ा निर्माण कार्य होगा तो इससे क्या हो सकता है, हिमालय और पूरे उत्तर क्षेत्र का जो भू संतुलन है वो भी प्रभावित हो सकता है और आने वाले समय में यह वहां पर भूकंप का भी कारण बन सकता है। आपको पता है इंडिया का जो नॉर्थ वाला हिमालय का जो एरिया है वह क्या माना जाता है, काफी भूकंप के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसिबल माना जाता है, सेंसिटिव माना जाता है। इसके वजह से यह काफी खतरनाक है। खैर, यह जो पूरा प्रोजेक्ट है लगभग इस पर 5.8 बिलियन जो है कि खर्च होगा और इसमें से 70% जो हिस्सा होगा वह चीन की सरकारी कंपनी चाइना पावर का होगा और 30% की हिस्सेदारी फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन की होगी। और यह क्या है, पाकिस्तान की आर्मी का एक क्या है, भाग है। इस बात को जो है कि 2028 तक पूरा करने का निर्णय लिया गया है और साथ ही साथ इस बात को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है चीन के द्वारा। क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को वह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसको हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर या CPEC के नाम से जानते हैं, उसमें यह शामिल करना चाहता है। और इससे यह लग रहा है कि वो अक्साई चीन के बाद अब POK में भी अपनी क्या कर रहा है, रुचि बढ़ा रहा है। जब यह रुचि बढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं क्या है, यह हमारे लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। चीन, भारत ने इस पर विरोध जताते हुए कहा है कि चूंकि हमने पहले ही क्लियर कर रखा है लेह लद्दाख और जो है कि जम्मू कश्मीर का पूरा एरिया, चाहे वह चाइना के पास हो या पाकिस्तान के पास हो, वह हमारा अभिन्न अंग है और हम उसके में निर्माण की कोई भी अनुमति नहीं देंगे। लेकिन चीन का कहना है, उसने इस चीज को नकार दिया। उसने कहा है कि हम किसी देश की संप्रभुता का हनन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का उस पर क्षेत्र है और पाकिस्तान ने हमसे क्या किया, एग्रीमेंट किया है, तो हमने उसके लिए किया है। और साथ ही साथ उसको कहना है कि हम क्या कर रहे हैं, विकास को बढ़ावा दे रहे हैं, स्थानीय लोगों का जीवन
स्तर ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि भारत जो है कि आक्रामक नीति अगर नहीं अपनाता है तो धीरे धीरे देखते देखते जैसे यह आर्थिक गलियारा विकसित बन पाया है, ठीक इसी तरह से प्रोजेक्ट अगर बन जाता है तो एक काफी बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। और इसलिए चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि यह जो बांध है इसका कई प्रकार से युद्ध के दौरान भी प्रयोग किया जा सकता है। पहले तो मैंने बताया कि चूंकि यह हिमालयी क्षेत्र में है तो इसके वजह से क्या होगा, भूकंप से लेकर अन्य प्रकार की चुनौतियां आएंगी। इससे पाकिस्तान को भी खतरा, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर अगर उसका जो है कि अगर युद्ध के समय इसका उपयोग करना चाहे तो कोई देश इसका आसानी से उपयोग कर सकता है। भारत ने स्ट्रिक्टली कहा है कि वह इसको बनने नहीं देगा, लेकिन देखना यह होगा कि भारत कैसे चीन को रोकता है। इसलिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि क्या है, इस समय चीन का जो दबदबा है वो काफी ज्यादा, ये तभी हो सकता है जब अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वह क्या हो, इसमें इंटरफियर करें। लेकिन भारत ने अभी क्या है कि इस प्रोजेक्ट को नकारता है, उसको किसी रूप में वह स्वीकार नहीं करेगा। अब देखिए, भारत ने इस पर यह भी कहा है कि जो भारत और पाकिस्तान के मध्य में सिंधु जल समझौता हुआ था वह दरअसल पाकिस्तान क्या कर रहा है, उसका भी इंटरफियर कर रहा है और चीन इस तरह से इसमें हस्तक्षेप कर रहा है कि वह तीसरा इसका पक्षकार बनता है। जबकि सिंधु जल समझौते में क्या कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान मिलजुल कर इस विवाद को समाधान करेंगे और उनके बीच का निर्णय होगा। लेकिन अब क्या कर रहा है, चीन इसमें घुसने का प्रयास कर रहा है और भारत ने कहा यह बिल्कुल स्वीकार नहीं किया गया। अब यहीं पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि आखिर सिंधु जल समझौता है क्या। बहुत संक्षेप में बता रहा हूं। आपको पता है सिंधु नदी प्रणाली के अंतर्गत सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत नदियों को दो हिस्से में बांटा गया है, पूर्वी नदी और पश्चिमी नदी। पूर्वी नदियों में रावी, ब्यास और सतलज का पानी आता है और इसके पानी का पूरा उपयोग करने की जो जिम्मेदारी है वो भारत, अर्थात उसके पास अधिकार है कि उसके अधिकांश पानी का वो प्रयोग कर सकता है। लेकिन जो पश्चिमी नदियां हैं अर्थात झेलम, चिनाब और सिंधु, इनके 20% जल का उपयोग कर सकता है। तो कहा यह जा रहा है कि भारत अगर क्या करे, अभी तक वह अपने 20% जल का पूरी तरह उपयोग नहीं कर रहा। अगर वह 20% जल का और साथ ही साथ सिंधु जल समझौते के प्रावधानों के तहत ही अगर भारत क्या करे, अपने पूरे जल का प्रयोग कर ले, तो अपने आप पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा कि दरअसल नियमों का पालन कैसे किया जाता है। कैसे मतलब कि देखिए, अभी क्या है, सिंधु नदी का पानी ऐसे ही चला जा रहा है। अगर हम उसको क्या करें, उस पानी का उपयोग करें, पानी को हम रोक नहीं सकते। सिंधु जल समझौते में ऐसा है कि हम उसमें कहा गया कि हम पानी को तो नहीं रोक सकते, लेकिन उसका प्रयोग हम अपने लिए कर सकते हैं। तो प्रयोग करने के तो कई तरीके हैं। तो कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में भारत क्या कर सकता है, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इसके पानी का अधिक प्रयोग कर सकता है। अब देखना यह होगा कि भारत का जो विरोध है यह सिंधु नदी जल समझौते के जो प्रावधानों का प्रयोग करने का रणनीति है वो कितनी सफल होती है। अब बात करते हैं हम दूसरी खबर पर, जो कि नेपाल बांग्लादेश पाम ऑयल लाइसेंस समाप्त करने से संबंधित है। पाम ऑयल देखिए क्या होता है कि पाम ऑयल जैसे आपने देखा होगा नारियल का तेल होता है, ठीक इसी तरह से जो ताड़ का पेड़ होता है ना, बड़ा सा देखा होगा ऊंचा सा आपने, जो ताड़ का पेड़ होता है उसी से क्या होता है, पाम ऑयल की प्राप्ति होती है। और यह जो पौधा होता है विश्वतरीय क्लाइमेटिक क्षेत्र में काफी मिलता है। ये देखिए मैंने आपको जो है कि स्क्रीन पर एक मैप दिखा रहा हूं, वर्ल्ड का मैप है, और इसमें जो है कि बाउंड्री को मत देखिएगा किसकी बाउंड्री कहां पे, आप ये समझिए आपको एक देश दिखाई दे रहा होगा ब्राजील, और उसके बाद जो है कि अफ्रीका महाद्वीप से गुजर रहा है, और साथ ही साथ इंडिया के दक्षिण में और इंडोनेशिया से होकर ये गुजर रहा है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यह वह क्षेत्र है जो रेड कलर के पास का क्षेत्र है, वो विषुवत रेखीय क्लाइमेट का क्षेत्र है। विषुवत रेखीय क्लाइमेट से तात्पर्य उस क्लाइमेट से है जो विषुवत रेखा के पास पाया जाता है। यहाँ पे गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है, वर्षा लगभग वह वर्ष भर यहाँ पे होती है, और साथ ही साथ यहाँ का जो मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, वो काफी ह्यूमिड होता है, अधिक हॉट टेम्परेचर होता है। इसी क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या होता है, ताड़ का वृक्ष उगता है और उसी के जो बीज होते हैं उसी से हम क्या करते हैं, पाम ऑयल की प्राप्ति करता है। इसका जो प्रयोग होता है, कई प्रकार के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं और खाद्य पदार्थ बनाते हैं, साथ ही साथ अन्य प्रकार के कार्यों में इसका प्रयोग होता है। इंडोनेशिया इसका सबसे बड़ा उत्पादन करता है और मलेशिया इसका सबसे बड़ा निर्यातक। अब कहेंगे ये कैसी बात हुई, उत्पादन करता है इंडोनेशिया, दरअसल क्या है, इंडोनेशिया प्रोडक्शन तो करता है लेकिन उसके पास जो रिफाइनरी है वह कम है, उनकी कैपेसिटी अच्छी नहीं है। तो इसके वजह से क्या होता है कि ये जो मलेशिया इसने क्या किया, अपनी रिफाइनरी को काफ़ी विकसित कर रखा है और इससे कम कीमत पर अधिक प्रोडक्शन, अच्छा क्वालिटी का रिफाइंड जो है कि पाम ऑयल निकल पाता है। इसकी वजह से सबसे बड़ा क्या है, निर्यातक है। हुआ
क्या था कि कुछ समय पहले ही आपको पता है हमने अनुच्छेद 370 में परिवर्तन किया और साथ ही साथ नागरिकता कानून में परिवर्तन किया। उसके बाद मलेशिया क्या बन गया, हीरो बन गया। हीरो इसलिए बन गया, उसने अनाप शनाप बोलना चालू किया और अनाप शनाप बोलकर उसने सोचा कि वो क्या करेगा, जो मुस्लिम समुदाय के देश हैं, जो आपने सुना होगा कि जो गल्फ कंट्री के एरिया के जो देश हैं, अफ्रीका के दो देश हैं, तो जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं उनका क्या करेगा, वह हीरो बनेगा। लेकिन उसने एक गलत चाल चली। गलत चाल ये चली कि उसने आधारहीन बातें करना प्रारंभ कर दिया और उसके वजह से क्या हुआ कि उसने भारत विरोधी बयान दिए। भारत विरोधी बयान क्या क्या दिए उनको हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं उस समय। तो कुल मिलाकर उसने जब बयान देने चालू किए तब उससे भारत को क्या करना था, उसको सबक सिखाना था। तो हम उससे बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते थे, हम जो है कि पाम ऑयल का आयात करते थे। हमने उस पर प्रतिबंध लगा दिया और प्रतिबंध लगाकर हमने ये कहा कि अब हम किसी भी देश से, ध्यान दीजिए, हमने कहा कि अब हम किसी भी देश से रिफाइंड पाम ऑयल जो है कि नहीं लेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ कच्चा क्या करेंगे, पाम ऑयल लेंगे और उसको भारत की रिफाइनरी में हम क्या करेंगे, रिफाइंड करके हम यूज करेंगे। अर्थात मलेशिया चूंकि वो क्या करता था, उसके पास रिफाइनरी थी और उसका वो फायदा उठा रहा था, तो हमने कहा हम किसी से लेंगे नहीं, हमारे पास रिफाइनरी है, हम बना भी लेंगे और खुद रिफाइंड करेंगे। अब हमने इसके बाद कहा कि इंडोनेशिया से हमने जो है कि हमारे अच्छे संबंध है, हमने कहा इंडोनेशिया से हम बड़ी मात्रा में कच्चा पाम ऑयल आयात करेंगे और रिफाइंड करेंगे। भारत ने यह निर्णय लिया कि हम किसी से जो है कि पाम ऑयल जो कि रिफाइंड नहीं आयात करेंगे, लेकिन दो अपवाद दिए गए। कौन कौन से देश से, नेपाल और बांग्लादेश को छूट दी गई कि ठीक है हम इनसे क्या करते रहेंगे, जो रिफाइंड पाम ऑयल है अर्थात जो यूज किया जा सकता है पाम ऑयल, उसको हम यहाँ से क्या करते रहेंगे, आयात करते रहेंगे। अब होता क्या था कि यह जो नेपाल और जो है कि बांग्लादेश है, यह क्या करते थे कि बड़ी मात्रा में मलेशिया और अन्य देशों से क्या करते थे, कच्चा पाम ऑयल लेकर आते थे, अपने यहाँ रिफाइनरी में उसको रिफाइंड करते थे, इंडिया भेजते थे। क्योंकि अभी क्या हो रहा था, हम लोगों ने नए नए अभी जो है कि रिफाइनरी को चालू किया, तो हमारे यहाँ जो कैपेसिटी थी वो कम थी और साथ ही साथ उसके बाद लॉकडाउन की कंडीशन आ गई। इस वजह से क्या हो रहा था, पाम ऑयल का बहुत बड़ा जो है कि हम उसको रिफाइंड नहीं कर पा रहे। इसमें बहुत ज़्यादा फायदा उठाया गया नेपाल और बांग्लादेश के द्वारा, अभी से नहीं, हालांकि वर्ष 2017-18 से भी अगर देखें तो ये बहुत बड़ी मात्रा में हमको क्या करते आ रहे हैं, निर्यात करते आ रहे हैं। हाल ही में क्या किया गया है, नेपाल और बांग्लादेश से जो पाम ऑयल का जो उनको लाइसेंस हमने दिया था उसको हमने कैंसिल कर दिया और इसलिए कैंसिल कर दिया है जिससे हम क्या कर सकें, अपने यहाँ जो हमने कहा आत्मनिर्भर भारत अभियान हमने चलाया है उसको प्रमोट कर सकें। सबसे बड़ी बात है कि नेपाल, उसको हम देखें तो नेपाल की इस समय की जो गतिविधियां हैं आप देख रहे हैं, हर जगह वो क्या कर रहा है, चीन का फेवर कर रहा है, साथ ही साथ भारत विरोधी गतिविधियों और साथ ही साथ भारत विरोधी बयान में वो संलिप्त है। तो कहा यह जा रहा था कि जो नेपाल जो कि क्या है, वह साफ्टा का भाग है। साफ्टा को भी थोड़ा सा समझ लीजिए, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसका मतलब ये होता है कि वह एग्रीमेंट जिसके तहत साउथ एशिया के देश जब आपस में व्यापार करेंगे तो उन पर जो टैरिफ की दर होगी वो काफी कम होगी या फिर नहीं होगी। तो इसी के तहत क्या किया जाता था, नेपाल बड़ी मात्रा में हमको रिफाइंड जो है कि पाम ऑयल भेजता था और वह क्या करता था, लाभ कमाता था। लेकिन इस समय की जो गतिविधियां हैं वह क्या है, चीन के पक्ष में है और भारत विरोधी। तो भारत ने कहा कि अब हम क्या करते हैं कि जो हमने पाम ऑयल के प्रतिबंध पर अपवाद के रूप में नेपाल और बांग्लादेश को छूट दी थी उसको कैंसिल करते हैं। इसका पूरा उद्देश्य यह है कि हमें ना सिर्फ अपने यहाँ के जो उद्योग हैं, रिफाइनरी हैं, उनमें क्या करना है, उत्पादन करना है, हमें आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ाना है, बल्कि यहाँ के लोगों को रोजगार भी देना है और साथ ही साथ हमें इस प्रकार की गतिविधियों को स्वीकार नहीं करना है जो भारत विरोधी हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है उसका बहुत बड़ा स्रोत इस पर निर्भर हो गया था। कई हजार लोग इस पाम ऑयल के निर्यात पर निर्भर, उनको वह प्रभावित होंगे, लेकिन वह प्रभावित इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि नेपाल की इस समय की जो नीतियां हैं वह क्या है, भारत विरोधी हैं और इसके कारण ही कहा जा रहा है कि यह लाइसेंस पूरा कैंसिल किया गया। आइए अब बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के एक रिपोर्ट से। इसकी जो स्थापना हुई थी आपको पता है वह हुई थी 1966 में। वर्तमान समय में इसके जो है कि 68 मेंबर्स हैं और इसकी जो राजधानी है वह मनीला फिलीपींस में है। इसका जो उद्देश्य है
वह है सामाजिक आर्थिक विकास में अपना सहयोग देना। सामाजिक आर्थिक विकास किस क्षेत्र में? प्रमुखता एशिया क्षेत्र में। लेकिन जैसा कि मैंने बताया इसमें क्या है 68 मेंबर्स हैं, तो सिर्फ एशिया के नहीं है बल्कि एशिया प्रशांत के जो क्षेत्र के जो देश हैं वो भी शामिल है। खैर यह अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। हाल ही में इस बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया है, इसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस की वजह से विश्व की जीडीपी में लगभग 5.8 से लेकर 8 ट्रिलियन डॉलर की कमी आ सकती है। समझिए 5.8 से लेकर 8 ट्रिलियन डॉलर की कमी आ सकती है। इसका मतलब है अगर हम इंडिया की जो जीडीपी के से कंपेयर करें तो लगभग जो है कि क्या है 3 गुने के बराबर कमी आ सकती है। और ये कमी क्यों आएगी? क्योंकि पूरे विश्व में लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा ठहराव आ गया है, और जब ठहराव आ गया है तो इस ठहराव को कब गति मिलेगी अभी निश्चित नहीं है। कहा यह गया है कि यदि यह जो लॉकडाउन चल रहा है अब अपने जो प्रारंभिक स्टेज में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से लेकर अगर ये 3 माह के अंदर ये सीमित रहता है तब तो नुकसान क्या होगा 5.8 ट्रिलियन तक सीमित रह जाएगा। कहीं यह 3 माह से अधिक, जैसे भारत में भी अगर देखें तो लगभग कुछ समय बाद क्या हो जाएगा 3 माह का समय हो जाएगा, तो उसके बाद कहा जा रहा है अगर 3 माह से आगे ये लॉकडाउन बढ़ता है तो इससे 8 ट्रिलियन की क्या हो सकता है नुकसान हो सकता है। अब यह आप पूछेंगे ये कैसे उपयोगी है? इसका यूज आप मुख्य परीक्षा में कर सकते हैं कि कैसे कोई और जो है कि लॉकडाउन पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को कितनी बड़ी मात्रा में प्रभावित करा। कहा यह भी गया है जो दक्षिण एशिया की जो जीडीपी है, जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनकी जीडीपी में 3.9 से लेकर 6 पॉइंट तक जो है कि कमी आ सकती है। और ये भी कहा गया है कि जिस चीन को हम आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा है, आगे चढ़कर वह प्रयास कर रहा है और उसने बहुत ज़्यादा उत्पादन प्रारंभ किया है, उसकी भी इकोनॉमी को इसकी रिपोर्ट के अनुसार 1.1 ट्रिलियन डॉलर से लेकर 1.6 ट्रिलियन डॉलर का क्या हो सकता है नुकसान हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहा यह गया है कि अब जितनी भी सरकारें हैं उनको यह सोचना चाहिए कि आखिर लॉकडाउन से वो कैसे बाहर निकलें, कौन कौन सी नीतियां अपनाएं और नीतियों को अपनाते समय किन किन चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। कौन कौन सी नीतियां? जैसे आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपके यहाँ ऐसे कौन से लोग हैं जो सर्वाधिक सेंसिटिव हैं, अर्थात जिनको अगर आय के मुख्य स्रोत से आपने काट दिया तो उनकी आजीविका क्या होगा। जैसे इंडिया में माइग्रेंट्स लेबर, उनके लिए अगर हमने बहुत जल्दी कुछ नहीं किया तो ऑलरेडी वो गरीब हैं, वो क्या हो जाएंगे, उनकी यहाँ कंडीशन खराब हो जाए। साथ ही साथ ये कहा गया उत्पादन आपको बढ़ाना है, लेकिन उत्पादन का कौन सा स्ट्रक्चर होगा, कैसे आप खोलेंगे, इसको सोच समझकर खोलना है। व्यापार जो आपको करना है तो व्यापार किन चीजों का करेंगे, किन देशों के साथ करेंगे, क्या माध्यम अपनाएंगे, इस पर सोचना है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो कही गई है कि आप अपनी जो सप्लाई चेन है उस सप्लाई चेन को कितनी जल्दी दुरुस्त कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कोई अगर हम देखें तो जो मसाले होते हैं वह दक्षिण भारत में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उनको अगर हमें कश्मीर भेजना है तो हमारा सप्लाई चेन कितना मजबूत है इसी पर निर्भर करेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का नुकसान कितना होगा। वर्तमान समय में तो सबका नुकसान हो रहा है यह रिपोर्ट कहती है, लेकिन आने वाले समय में किसका कितना नुकसान होगा यह सरकार के द्वारा नीतियों पर निर्भर होगा। तो अब प्रश्न आएगा क्या करना चाहिए? तो ये रिपोर्ट ये कहती है कि आपको सबसे पहले ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिसमें क्या हो सके कोरोना वायरस के इंपैक्ट को रोका भी जा सके और अर्थव्यवस्था को भी गति दी जा सके। आपको सबसे पहले जो निश्चित आय वाले स्रोत के लोग हैं उनको देखना होगा, उसके बाद आपको इकोनॉमी खोलना होगा। इकोनॉमी खोलते समय सबसे पहले आपको सप्लाई चेन बनाना होगा और सप्लाई चेन के बाद आपको लोगों की आय बढ़ाना होगा, क्योंकि इस समय लोगों की आय बिल्कुल समाप्त हो गई है। अगर आप लोगों की आय नहीं बढ़ाएंगे तो आने वाले समय में वो डिमांड ही नहीं करेंगे, आप प्रोडक्शन करके क्या करेंगे। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर एक संक्षेप में एक रिपोर्ट जो है कि प्रकाशित की गई। आई होप आप समझ पाए होंगे स्टूडेंट। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।